Good afternoon, all of you. So we'll start the session within the 5 minutes. So we'll wait for some other participant to join. So we'll start in 5 minutes. Okay. हम लोग 5 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ और भी पार्टिसिपेंट हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं अभी। So we'll start the session within the 5 minutes. So good afternoon, everyone. Am I audible? Thank you, Priyaji. Thank you, Sanchit. Thank you for your confirmation. So start करते हैं आज का सेशन. So today we are going to discuss about data synchronization in Tally. Okay, so आज हम लोग आज के जो सेशन है उसमें हम लोग बात करेंगे डेटा सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर. ठीक है. So डेटा सिंक्रोनाइजेशन का मतलब मैं एक बार थोड़ा सा आप लोग को बता दूं. होता क्या है कि कभी-कभार हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा को ट्रांसफर करना पड़ता है. कई सारे रीजन है. जैसे मान लीजिए हमारा ब्रांच ऑफिस है और हमारे पास कुछ सारे हेड ऑफिस है. जैसे एक हेड ऑफिस है, कई सारे ब्रांच ऑफिस है. तो ब्रांच ऑफिस से डेटा हमें हेड ऑफिस में लेना पड़ता है. ठीक है. सो इस तरीके से अगर हम डेटा को किसी ब्रांच लोकेशन से अपने हेड ऑफिस में ले रहे हैं या फिर मान लीजिए वेयर हाउस पे हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं टैली से, वहां का डेटा अगर हम अपने जो मेन हेड ऑफिस है हमारा वहां पर हम ले रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग डेटा सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं.
आज हम लोग डेटा सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से हम लोग डेटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन से अपने लोकेशन में, और इसको किस तरीके से टैली में हम यूज करेंगे और कितना ये सेफ है, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेटा सिंक्रोनाइजेशन इन टैली। सो इन बिटवीन अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट टुडेज एजेंडा। आज का एजेंडा क्या है, ठीक है। सो टुडे फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट introduction to data synchronization. So first we'll discuss about what is data synchronization, then security of data synchronization. So data synchronization, is it safe, ठीक है, या इसको लेना कोई मतलब लॉस हो सकता है हमारा डेटा, या कोई कहीं से चोरी हो सकता है, तो उसके ऊपर देखेंगे। सिक्योरिटी विल डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ डेटा सिंक्रोनाइजेशन, रूल्स फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सो जब भी हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें हम लोग कुछ रूल्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कुछ नियम हम लोग तैयार करते हैं, एंड उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं। कंप्लीटनेस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, तो ये पूरा प्रोसेस हम टैली में देखेंगे, किस तरीके से डेटा को प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, क्या प्रोसेस है सिंक्रोनाइज करने का। एंड मोड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, सो मोड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन कितने तरीके से हम डेटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली कंक्लूजन। Okay, so these are the today's agenda. First, we'll discuss about introduction to data security, data synchronization, security of data synchronizations, rules for synchronizations, completeness of data transmission, and mode of synchronization. Okay, clear? So now आते हैं हम लोग first point, introduction to data synchronization. So data synchronization is a tally feature which help to exchange. So important thing क्या है यहाँ पर, exchange the data of multiple location. So जो data हम exchange करना synchronization में, and multiple location से, ये important है। So data exchange हम करेंगे, multiple locations हम exchange कर सकते हैं। Data sharing can be between different branches, so it can be different branches or between the head office and branch office or warehouse, ठीक है। so data जो है हम कहाँ से हेड ऑफिस में ला सकते हैं, ब्रांच ऑफिस से एंड वेयरहाउस वगैरह से, ठीक है। Data synchronization can be used to share and update data between two or more locations, so two or more locations including head office and branch or warehouse. Okay, तो डेटा अपडेट हमें करना होता है हेड ऑफिस में, जैसे ब्रांच में हमारा अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा है या वेयर हाउस में हो रहा है, तो वहां के डेटा को हमें हेड ऑफिस के अकाउंट्स में चाहिए होता है, तो उस केस में हम लोग डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं। So both the location must have the same release of Teleprime, ये काफी इंपॉर्टेंट है। So दोनों लोकेशन पे जो Teleprime का रिलीज है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। So सपोज कीजिए कि किसी में अगर अर्लियर रिलीज है, रिलीज 1 या 1.0, और किसी में 2.1 है, तो उसमें सिंक्रोनाइज नहीं होगा। So both द चाहे वो हेड ऑफिस हो या ब्रांच ऑफिस हो, अगर रिलीज 2.1 यूज हो रहा है तो दोनों जगह पे 2.1 ही यूज करना होगा आपको, ठीक है। So we need not maintain continuous internet connectivity to do synchronization. Okay. So हम लोग को डेटा मतलब सिंक्रोनाइज करने के लिए, ये जो हम लोग का है ना, लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन पे हमेशा कनेक्ट होना चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ वन टाइम कनेक्ट होना होगा, अदरवाइज ये सिंक्रोनाइजेशन जैसे हम कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा प्रोसेस हो जाएगा। तो 24 घंटे में नेट पे कनेक्ट नहीं होना है, किसी भी दिन में किसी भी पॉइंट पे हम कनेक्ट होंगे और डेटा को हम कनेक्ट करके ला सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर, एनी डाउट?
Okay. So now data distribution and consolidation. So we can use synchronization to distribute the item catalog or party ledgers created at the head office or a branch warehouse to all branches. Okay, so data distribution means suppose कीजिए कि हमारा हेड ऑफिस है, ठीक है, ये हमारा हेड ऑफिस हो गया और हमारे कई सारे ब्रांचेस है, ठीक है, ये एक ब्रांच हो गया, ये एक ब्रांच हो गया, सॉरी, ये एक ब्रांच हो गया, ठीक है, ये एक ब्रांच हो गया और ये एक ब्रांच हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो अगर हम जैसे मान लीजिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर कोई भी मास्टर्स हम क्रिएट करते हैं, हमने कोई भी मास्टर्स क्रिएट किया, ठीक है, एंड हम ये चाहते हैं ये सारे मास्टर इन ब्रांचों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली सारे के सारे मास्टर्स क्या होगा, इन सारे ब्रांचों में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और आपका डेटा सिंक्रोनाइज के थ्रू ऑटोमेटिकली इसमें अवेलेबल होंगे। सो यू नीड नॉट टू क्रिएट अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग लेजर मास्टर आप क्रिएट करो, एक ही जगह पे क्रिएट करेंगे आप और उससे सारे के सारे लोकेशन पे आप उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, so we can use synchronization to distribute the item catalog or party ledger created at the head office or a branch warehouse to all branches. Okay. So the transaction recorded at all branches or warehouse can be consolidated at the head office or designated branch. In effect, we can avoid duplication of data entry efforts. So इसमें duplication होने के chances नहीं होते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब synchronize करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं and minimize error. So error भी इसमें काफी minimize होगा in case we alter और delete transactions. अगर हम कोई भी transaction को alter या delete करेंगे तो you can share such vouchers too. ठीक है, सो सपोज कीजिए हमने पहले कोई वाउचर शेयर किया है और उसके बाद हमने उसमें कुछ ऑल्टर किया है, तो देन नेक्स्ट टाइम पे जैसे हम सिंक्रोनाइज करेंगे तो जो हमारा लोकेशन ब्रांच है उसमें ऑटोमेटिकली ऑल्टर वाउचर्स हमारा अपडेट हो जाएगा। ओके, the data that we can share between Tally Prime in two locations include masters and transactions. So master and transaction दोनों को हम लोग शेयर कर सकते हैं। We can configure your Tally Prime control the direction in which the data sharing should take place. Okay, clear? For this Tally Prime follow the client server model. तो यहाँ पर क्या हमको client server model पे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए। We can designate one location as the client. तो हमें क्या करना है, एक लोकेशन को हमें क्लाइंट पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और अदर को एज ए सर्वर करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग सिंक्रोनाइज कर रहे हैं डेटा को तो एक जो कंपनी होगा एक लोकेशन में उसको एज ए हम सर्वर ट्रीट करेंगे, ठीक है, एज ए सर्वर ट्रीट करेंगे और एक लोकेशन का जो डेटा होगा उसको एज ए क्लाइंट हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, हाउएवर Tally Prime कैन बिहेव एज बोथ द क्लाइंट एंड द सर्वर एट द सेम टाइम, ठीक है। टैली में हम लोग बोथ क्लाइंट एंड सर्वर को हम लोग सेम टाइम पे भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस विल हेल्प टू सेट अप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसोलिडेशन एट द सेम लोकेशन, ठीक है। सो मतलब हम चाहें तो क्लाइंट और सर्वर दो अलग अलग कर सकते हैं या फिर बोथ ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो बोथ ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही कंपनी को क्लाइंट भी हम एक करेंगे और एक सेम कंपनी को हम सर्वर भी करेंगे और सेम डिफरेंट लोकेशन पे जो हमारा कंपनी होगा उसमें भी हम लोग क्लाइंट एंड सर्वर को हम लोग सेम रख सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे टैली में किस तरीके से होगा ये। We can also consolidate transaction data from all the branches at the head office. Okay. So till this point, any doubt? Any questions? If you have, you can ask.
नो डाउट? ओके, सो सिक्योरिटी ऑफ डेटा सिंक्रोनाइजेशन। सो अब जब भी हम लोग बात करते हैं डेटा सिंक्रोनाइजेशन का, तो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि सिक्योरिटी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि डेटा हमारा लॉस हो जाएगा या डेटा हमारा एरर हो जाएगा सिंक्रोनाइज करने में यहाँ पर, या फिर डेटा चोरी होने के चांसेस हो सकते हैं। सो यहाँ पर हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज सिक्योर। सो जो भी हम टैली से डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं, इट इज सिक्योर। Data is transmitted in an encrypted XML format over HTTP. XML एक फॉर्मेट होता है एंड ये HTTP के ऊपर हमारा काम करता है। मतलब ट्रांसमिटेड जो होता है, जो मतलब हम शेयर करते हैं डेटा, वो ओवर HTTP होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, क्लियर? Okay, so one interesting question from Sanchit. So in both ways sync. If the transaction is altered from both side, then which version of the voucher will get updated? जो latest one है वही update होगा। Clear? Okay. So data is transmitted in an encrypted XML format. Okay, so it is XML format, extensible markup language format, and over HTTP platform. Okay. Next is Tally Prime uses the modified DES algorithm. So modified DES algorithm, which is proprietary in nature for data encryption. So what is modified DES algorithm? तो modified DES algorithm का जो वर्क है वो ये होता है कि आपके डेटा को इनक्रिप्ट करना, ठीक है। तो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे क्या है कि आपका डेटा चोरी होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। सो टैली प्राइम क्या करेगा, आपके डेटा को पहले मॉडिफाइड डीज एल्गोरिथम के थ्रू इसको कन्वर्ट कर देगा इंक्रिप्शन मोड पे, देन आपके डेटा को ट्रांसफर करेगा। सो आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन द डेटा डज नॉट स्टोर एनीवेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सिंक्रोनाइजेशन कर लेते हैं तो उसका डेटा कहीं पर भी, किसी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी स्टोर नहीं होता है, ठीक है। जैसे सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएंगे, डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ओके, so rules for synchronizations. So any time of tally prime can be server or client. So server और client के तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं। At the client define the client rule. Client में हम लोग client rule define करेंगे for master and transaction. तो दो रूल तैयार करना पड़ता है, एक मास्टर्स के लिए और एक ट्रांजेक्शन्स के लिए रूल तैयार करना पड़ता है। सो दो मशीन है, सो क्लाइंट के लिए रूल्स ये तैयार करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू व्हिच द डेटा विल बी सेंट और रिसीव्ड। ओके, सो हमारे पास क्या होता है, दो सिस्टम है। सपोज हम लोग यहाँ पर दो सिस्टम को हम मानते हैं यहाँ पर। तो एक सिस्टम हमारा हो गया सर्वर, ये हो गया हमारा सर्वर। ओके, इट इज सर्वर एंड सेकेंड वन इज क्लाइंट। ओके, सो क्लाइंट के लिए क्या है, हमारा रूल है, हमें क्लाइंट रूल क्रिएट करना पड़ता है। तो क्लाइंट रूल हम दो रूल क्रिएट करते हैं। एक है हमारा मास्टर के लिए करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक होगा मास्टर्स के लिए, ठीक है, और दूसरा जो हमारा रूल है वो होगा हमारा ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। तो दो रूल हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर क्लाइंट मशीन के लिए। तो मास्टर्स के थ्रू हम लोग मास्टर को सिंक करेंगे एंड ट्रांजैक्शन के थ्रू ट्रांजैक्शंस हम सिंक करेंगे।
Okay. Okay. So now next is the same client rule can be activated at the server location. So एक बार ये client हमारा create होने के बाद, ये client rule create होने के बाद जो हमारा server system है, सर्वर में हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों रूल्स को हमें क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, एक्टिवेट करना पड़ता है। ओके, क्रिएट कर लिए क्लाइंट सिस्टम पे, दो रूल क्रिएट कर लिए, मास्टर्स के लिए, ट्रांजेक्शन्स के लिए। अब इन दोनों रूल को हमें क्या करना पड़ता है, जो सर्वर सिस्टम है, मशीन है, उसमें हमें जाके एक्टिवेट करना पड़ता है। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो इन क्लाइंट रूल कैन बी एज फॉलोज। तो किस तरीके से ये होता है, एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्लाइंट रूल का। ओके, सो क्लाइंट रूल में हम सेंड ओनली कर सकते हैं, सेंड करेंगे तो ट्रांजेक्शन एंड मास्टर सेंड कर सकते हैं। रिसीव ओनली अगर करेंगे तो रिसीव में भी दोनों को रिसीव कर सकते हैं। बोथ ऑप्शन में, सेंड एंड रिसीव में, हम लोग ट्रांजेक्शन को क्या कर सकते हैं, सेंड रिसीव कर सकते हैं, मास्टर्स को नहीं कर सकते हैं। ओके, बोथ केस में, सेंड और रिसीव केस में। ओके, सो दिस इज द डेटा फ्लो। सेंड ओनली दोनों सेंड कर सकते हैं, रिसीव ओनली दोनों को रिसीव कर सकते हैं। बोथ सेंड एंड रिसीव में, तो बोथ एंड सेंड एंड रिसीव में तो ट्रांजेक्शन को हम लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है, बट मास्टर्स को हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बोथ कब होगा तो इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द सिंक्रोनाइजेशन रूल, रूल्स फॉर सिंक्रोनाइजेशन। इज इट क्लियर? We'll discuss, Sanchit, why cannot send and receive masters. So now completeness of data transmission. So completeness में हम देखते हैं क्या है। Tally Prime can ensure that all the master used in transaction are shared along with the transactions. This include ledgers. So हम लोग इसमें कौन कौन से मास्टर्स की बात कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, लेजर्स, ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स ऑफ मेजर एंड करेंसीज। ओके, सो इन सबको हम लोग सेंड या रिसीव कर सकते हैं। आफ्टर द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, इफ एनी ट्रांजेक्शन इज ऑल्टर्ड और डिलीटेड, द चेंजेस आर अपडेट इन द सब्सिक्वेंट सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो जैसे हम नेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली जो डिलीटेड है या चेंजेस है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। To ensure that data synchronization between two locations is carried out completely, okay, you need to enable the same features in F11 for both the companies. So we need to activate synchronization from F11. Okay, so when the accounting or inventory masters are altered, a new master gets created at the other end on synchronizing the data. Okay, क्लियर है? तो जैसे हम इसको ऑल्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे सिंक्रोनाइज करेंगे तो नए सिस्टम पे ऑटोमेटिकली एक मास्टर्स अपने आप आपका जनरेट होके आ जाएगा। नाउ मोड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सो हमारे यहाँ पर टोटल 3 तरीके के सिंक्रोनाइजेशन हैं, बट हम लोग यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑन डिमांड। सो ऑनलाइन में क्या होता है, द क्लाइंट एंड द सर्वर कंपनीज need to be online at the same time and the connected through tally.net server. अच्छा, एक चीज और आपको बता दे, आप सिंक्रोनाइज करने के लिए आपके पास प्रॉपर लाइसेंस, एक्टिव लाइसेंस होना चाहिए। बिना एक्टिव लाइसेंस के हम लोग सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं। सो ऑनलाइन में अगर हम जा रहे हैं तो ऑनलाइन में ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोनों कंपनीज जो है, दोनों तरफ के सिस्टम्स जो है वो सेम टाइम पे ऑनलाइन होना चाहिए, तभी आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अगर सेम टाइम पे ऑनलाइन में नहीं है दोनों सिस्टम,
तो हम सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं। द सिंक रूल एंड डेटा आर इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू द कनेक्टेड कंपनी। तो इसमें क्या होगा, तुरंत आपका कनेक्ट होगा, ट्रांसफर हो जाएगा आपका सारा का सारा डेटा जैसे ही दोनों सिस्टम कनेक्ट होंगे। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो ऑनलाइन नहीं हो सकता। अगर हम लोग ऑन डिमांड की बात करें तो ऑन डिमांड क्या होता है, द क्लाइंट एंड द सर्वर कंपनीज नीड नॉट बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम। इसमें दोनों, अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में दोनों सिस्टम सेम टाइम पे कनेक्ट होना चाहिए। ऑन डिमांड में ऐसा कुछ नहीं है। ऑन डिमांड में मान लीजिए क्लाइंट से सर्वर में डेटा भेज रहे हैं, तो क्लाइंट में क्या होता है, हमने सिंक्रोनाइज कर दिया। अब जैसे ही सर्वर हमारा ऑनलाइन आएगा, ऑटोमेटिकली क्लाइंट का डेटा सर्वर में आपका पहुंच जाएगा। सो द tally.net सर्वर स्टोर्स द सिंक रूल। ठीक है, tally.net सर्वर क्या करता है, आपके स्टोर सिंक रूल एंड डेटा until it is accepted by the receiving company। तो जब तक सर्वर इसको रिसीव नहीं करेगा तब तक ये कहां पर सेव रहेगा, tally.net सर्वर पे। ओके, और hence we can initiate a synchronization at any time without worrying about the other company being online। ठीक है, तो मान लीजिए क्लाइंट सिस्टम ने क्या किया, यहाँ से डेटा को सेंड कर दिया। अब भी उसके बाद सेंड करने के बाद क्लाइंट सिस्टम ऑफ कर दिया हमने एंड सर्वर हमारा ऑन है। तो जैसे सर्वर ऑन हुआ हमारा ऑटोमेटिकली डेटा सर्वर में पहुंच गया। तो ऐसा नहीं है कि दोनों पे एक साथ एक ही टाइम पे हमारा ऑनलाइन होना चाहिए ऑन डिमांड पे। देन एक और होता है आईपी। आईपी पे, स्टैटिक्स आईपी पे हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आपका नॉर्मल लोकल एरिया कनेक्शन में वो होता है। ठीक है, सपोज कि ये एक ही जगह पे अगर मान लीजिए दो अलग अलग सिस्टम है, तो वहां पर डेटा को सिंक करने के लिए हम लोग आईपी के थ्रू सिंक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन, ऑन डिमांड एंड आईपी बेस्ड। तो नेक्स्ट जो आपका होता है, दो तो हम लोग ने यहाँ पर देख लिया, एक होगा आपका आईपी के बेस पे। ठीक है, तो आईपी पे क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क पे। स्टैटिक्स आईपी पे होता है जहां पर हम लोग डेटा को सिंक कर सकते हैं। Okay, so these are the modes of synchronization: online, on demand and IP based. So the data on tally.net servers is deleted। so ये important है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोगों को। देखते हैं क्या important। The data on tally.net server is deleted after the receiving party takes it or after 7 days। या तो क्लाइंट से मान लीजिए डेटा को शेयर किया गया tally.net सर्वर पे है, तो जैसे ही सर्वर कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली सर्वर पहुंच जाएगा। और अगर सर्वर 7 दिन के अंदर कनेक्ट नहीं होता है, 7 डेज के अंदर कनेक्ट नहीं होगा, तो डेटा ऑटोमेटिकली tally.net सर्वर से ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 7 डेज अ न्यू सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट हैज टू बी सेंड। 7 दिन के बाद अगर सर्वर को फिर चाहिए डेटा, तो उसको फिर से सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, सिंक करना पड़ेगा। क्लियर है? और 7 दिन से पहले अगर कनेक्ट हो जाता है सर्वर सिस्टम, तो ऑटोमेटिकली डेटा सर्वर पे आ गया। सर्वर पे आते ही डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा सर्वर से, tally.net सर्वर से। Okay, so to synchronize using tally.net server, a valid license and an active TSS are required। Okay, so valid license and active TSS required। Okay, any doubt till this point?
Okay. So steps of synchronization. So step of synchronization देखते हैं. First is specify the role of the company. Okay, role आपको define करना पड़ेगा, whether it is server or client, आपको क्या है company. Then connect server company to tally.net server. Tally.net server से आपको connect करना पड़ेगा. Then define synchronization rules. आपको synchronization rule define करना पड़ेगा. Okay, and synchronization the data. उसके बाद आप data को synchronize कर सकते हैं. ओके, सो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप आपका हो गया स्पेसिफाई द रोल ऑफ कंपनी. ओके, सो फर्स्ट इज स्पेसिफाई द रोल ऑफ द कंपनी, देन कनेक्ट सर्वर, then define synchronization rule and synchronization the data. Okay, clear. So this is the part of theory portion. जो data synchronization का theory portion था, यहाँ तक था. अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं. अदरवाइज हम लोग टैली में इसको वर्क करके देखते हैं. ओके, सो मैं यहाँ से टैली पे जा रहा हूँ. ओके, दिस इज टैली. आई होप कि टैली स्क्रीन विजिबल हो आप लोग के लिए. ओके, सो नाउ वी नीड टू क्रिएट अ कंपनी. फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट कंपनी करेंगे. ओके, सो कंपनी नेम हम यहाँ पर रख लेते हैं, एक सिंपल सा नाम रख लेते हैं. RRR लिमिटेड. दिस इज, हम ये मानते हैं कि ये हमारा सर्वर कंपनी है, तो हमने यहाँ पर सर्वर लिख दिया. सर्वर हालांकि लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो अंडरस्टूड होता है कि सर्वर लोकेशन कौन सा है एंड क्लाइंट लोकेशन कौन सा है. तो क्योंकि हम यहाँ पर एक ही सिस्टम पे दोनों काम करेंगे, इस वजह से हमने सर्वर और क्लाइंट दो अलग अलग नाम से हम यहाँ पर कंपनी क्रिएट करेंगे. तो RRR लिमिटेड सर्वर एंड RRR लिमिटेड क्लाइंट. तो स्टेट हम यहाँ पर लेते हैं कर्नाटका, and date is same and accept it. ओके, कंपनी क्रिएट हो गया. देन इसके बाद कंपनी फीचर्स में आते हैं हम लोग. कंपनी फीचर्स में जीएसटी को नो कर देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड. एंड हमें करना क्या होगा, एनेबल tally.net सर्विस फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन, इसको हमें यस करना है. ओके, सो इसको हमने यस कर लिया एंड एक्सेप्ट. क्लियर, यहाँ तक हो गया. हम यहाँ तक हमने कर लिया. अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हम जाएंगे Alt Z एक्सचेंज में, और एक्सचेंज में जाने के बाद हमें नेक्स्ट में करना क्या होता है, डेटा सिंक्रोनाइजेशन को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. तो इंटर क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, हमें क्लाइंट और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है. तो नाउ अब यहाँ पर आ रहा है कि आप सर्वर को क्या करना चाहते हैं, मतलब ये जो कंपनी है इसको आप क्लाइंट में रखना चाहते हैं, सर्वर में रखना चाहते हैं, या दोनों में रखना चाहते हैं. तो हमने यहाँ पर कर लिया सर्वर. ओके, तो सर्वर में रख लिया एंड एक्सेप्ट. जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, टैली क्लोज हो जाएगा एंड देन फिर से रिस्टार्ट होगा. ओके, सो
एक बार जाते हैं कंपनी में, सिलेक्ट, पहले इसको सेट कर लेते हैं। सिलेक्ट कंपनी, कहाँ गया, ट्रिपल आर, हाँ ट्रिपल आर लिमिटेड सर्वर, ये कंपनी हमारा हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम इसी पैटर्न पे एक और कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट ट्रिपल आर लिमिटेड क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट कंपनी है जो अलग लोकेशन पे है, स्टेट कर्नाटका, एंड एक्सेप्ट। ओके, तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू नाउ, सो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, जीएसटी को नो करना है। जीएसटी को नो करना है, enable goods and services tax GST नो, and enable tally.net server remote access and synchronization, ये yes है। तो ये yes इसलिए क्योंकि फर्स्ट कंपनी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सेकंड कंपनी में बाय डिफॉल्ट उठा लेगा ये। ओके, तो हमने इसको एज इट इज एक्सेप्ट किया। नाउ अब नेक्स्ट स्टेज में क्या करना होगा, एक्सचेंज में जाना होगा मैं, एंड नाउ अगेन डेटा सिंक्रोनाइजेशन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, सर्वर के लिए नहीं। नाउ क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, इसको एंटर करेंगे, एंड यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट सर्वर है तो इसको हम क्लाइंट ले लेंगे। पहले वाला हमारा सर्वर था, अब ये वाला हमारा क्लाइंट हो गया। एनेबल ओडीबीसी यस, पोर्ट 9000, ठीक है। फिर से टैली सेट हो जाएगा, फिर से रिस्टार्ट होगा बंद होके, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। ओके, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, कंपनी ओपन कर लेते हैं, सेट, इसको बंद कर लेते हैं, सर्वर, एंड सिलेक्ट क्लाइंट। ओके, सो क्लाइंट एंड सर्वर फिर से हमने ओपन कर लिया। अब हम जा रहे हैं क्लाइंट में कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग वाउचर्स, ये क्लाइंट है, क्लाइंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ले लिया कैश, यहाँ पर बना लिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सपोज 5000। ओके, एक और ट्रांजेक्शन कर लेते हैं सेम डेट पे, रिसिप्ट ट्रांजेक्शन, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं कैश, एंड यहाँ पर ले लेते हैं कैपिटल, एक बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट 50,000। ओके, ना एक और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं थर्ड में, पेमेंट में, कैश, एंड यहाँ पर हमने कर लिया रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी 10,000। ओके, तो हमने क्या किया, 3 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, कौन कौन से, एक बार डे बुक देख लेते हैं। ये 3 ट्रांजेक्शन हमने कहाँ पर किया, क्लाइंट में किया है, ध्यान में रखिएगा, हमने कहाँ पर किया है, क्लाइंट सिस्टम पे किया हुआ है। ओके, इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, बट अगर हम सर्वर देखेंगे इस समय, सर्वर में आप देखिए, सर्वर में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं है। ओके, अब हमें करना होगा क्या, क्लाइंट में जाएंगे, क्लाइंट में जाने के बाद एक्सचेंज, एक्सचेंज में जाके क्लाइंट रूल क्रिएट करना पड़ेगा। फिर से देखिए कहाँ पर गए, क्लाइंट कंपनी में गए, ट्रिपल आर लिमिटेड क्लाइंट, एक्सचेंज में जाएंगे ऑल जेड, एंड यहाँ पर क्लाइंट रूल आएगा,
क्लाइंट रूल पे हम क्लिक करेंगे, क्रिएट। ओके, तो हम यहाँ पे देते हैं रूल 1, पहला रूल किसके लिए? मास्टर्स के लिए, तो मास्टर। सो नाउ अब आपको कौन सा मेथड ऑफ सिंक सिलेक्ट करना है? आईपी बेस नहीं हो सकता, ऑन डिमांड या ऑनलाइन। तो हम यहाँ पर ऑन डिमांड को सिलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे डिमांड होगा वैसे ही सिंक होगा। ठीक है, तो ऑन डिमांड। नाउ सर्वर अकाउंट आईडी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको वो आईडी देना होगा जो आप टैली खरीदने के वक्त आपने दिया था, उसे हम लोग सर्वर आईडी भी कहते हैं। तो मेरे लिए सर्वर आईडी हम यहाँ पर दे देते हैं। ओके, ये हम अपना अकाउंट आईडी हमने दे दिया। सर्वर कंपनी नेम ऑन सर्वर, सर्वर में कंपनी का नेम क्या है? तो हमारा नेम क्या है? ट्रिपल आर लिमिटेड सर्वर। ओके, ट्रिपल आर लिमिटेड सर्वर। देखिए यहाँ पर क्या रहा है? डायरेक्शन ऑफ सिंक। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सिंक। तो क्या करना चाहते हैं? रिसीव डेटा करना चाहते हैं या सेंड डेटा करना चाहते हैं? ठीक है, तो मास्टर सर्वर के लिए रिसीव और सेंड दोनों में से कोई एक हम कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा? हमें सेंड डेटा करना है, क्योंकि क्लाइंट से हमें किसमें भेजना है? सर्वर में भेजना है, तो सेंड डेटा। ओके, सेट ऑल्टर कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम एज इट इज रखेंगे एंड एक्सेप्ट। ओके, नाउ रूल 2, पहला रूल, ये दूसरा रूल है। दूसरा रूल किसके लिए? ट्रांजेक्शन्स के लिए। इट इज अगेन ऑन डिमांड, अगेन आपको सर्वर आईडी देना पड़ेगा। ओके, bia.bhattacharya@telesolution.com ये हमने लिख लिया है हमने सर्वर आईडी में, अकाउंट आईडी में। देन कंपनी नेम ऑन सर्वर ट्रिपल आर लिमिटेड सर्वर। ओके, नाउ एक्सेप्ट अगेन। अब देखिए आपका एक में आपका क्वेश्चन था कि मास्टर्स के लिए बोथ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टैली में ऑप्शन नहीं दिया है मास्टर के लिए बोथ। मास्टर के लिए सिर्फ रिसीव डेटा एंड सेंड डेटा कर सकते हैं, बट ट्रांजेक्शन्स के लिए बोथ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स के लिए ही बोथ कर सकते हैं, मास्टर्स में हम बोथ नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप मास्टर सर्वर पे क्रिएट करेंगे तो मास्टर को ला सकते हैं, ठीक है, क्लाइंट में, या क्लाइंट में क्रिएट कर रहे तो उसको सर्वर में भेज सकते हैं। बट एट ए टाइम आप सर्वर और क्लाइंट दोनों में आप बोथ ऑप्शन फॉर मास्टर्स के लिए बोथ ऑप्शन नहीं कर सकते। डेटा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि डेटा आइडेंटिकली अलग अलग होता है, बट मास्टर्स में क्या हो सकता है? सेम मास्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि आपकी एंट्री इफेक्ट हो जाए। तो इस वजह से हम बोथ ऑप्शन ट्रांजेक्शन्स के लिए रख सकते हैं, मास्टर्स के लिए नहीं रख सकते हैं। क्लियर हो गया? संचित ने पूछा था सवाल। ओके, क्लियर। सो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे? हमें सेंड भेजना है सर्वर पे, सेंड डेटा। ओके, ऑल वाउचर्स एंड सेट ऑल्टर कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हम इसका एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो क्लाइंट में क्या किया हमने? दो रूल क्रिएट किए हैं क्लाइंट में, दो रूल किए हैं, रूल 1 फॉर मास्टर एंड रूल 2 फॉर ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर जो रूल्स है कहाँ से हमने क्रिएट किया, ऑल्ट जेड एक्सचेंज, एंड यहाँ पर हम क्लाइंट रूल और यहाँ से क्रिएट ऑप्शन। तो क्रिएट कर चुके, इस वजह से ऑल्टर आ रहा है। तो दो रूल आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो नाउ यहाँ पर मेरा काम यहाँ पर एंड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? दोनों कंपनियों को कनेक्ट करना, सर्वर और क्लाइंट को। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? ऑल्ट के पे जाएंगे एंड यहाँ पर देखिए कनेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, कनेक्ट होगा, इंटर। तो क्लाइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, यस, ठीक है। नीचे ईमेल आईडी और ब्राउजर एक्सेस, यहाँ पर हमें अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, सर्वर आईडी, ठीक है। नाउ अगेन ऑल्ट के कनेक्ट, connect for server also, and again same id, ओके। तो अब देखिए दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, दोनों में सी लिख के आ गया है। अब हमें करना क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्लाइंट रूल को यहाँ पर जाके सिंक करना पड़ेगा। तो देखिए सिंक्रोनाइज आ रहा है, सिंक्रोनाइज कीजिए। तो अब क्या होगा, सिंक करने से दोनों रूल 1 एंड रूल 2 दोनों सिंक हो चुके हैं, दोनों सिंक हो चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, सर्वर में जाना होगा, एंड सर्वर में एक्सचेंज में जाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करना होगा, सर्वर रूल्स पे आना होगा, सर्वर रूल पे हमें एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए रूल 1 एंड रूल 2, सो रूल 1 को सिलेक्ट किया हमने, एंड नाउ एक्टिवेट रूल, तो इसको हमने यस किया, एक्टिवेट रूल एंड एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद सर्वर रूल है, इसको भी इंटर किए, एंड इसको भी एक्टिवेट रूल, इन दोनों रूल को यस किए, ओके। यहाँ तक क्लियर है किस तरीके से हमने दोनों कंपनी में, एक में देखिए क्लाइंट में आपको क्रिएट करना पड़ेगा एंड सर्वर में आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अभी तक कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए करना क्या होगा, सर्वर में हमने एक्टिवेट कर दिया, अब हमें क्लाइंट में जाके क्या करना है, क्लाइंट में फिर से एक्सचेंज पे जाना है एंड सिंक्रोनाइज पे क्लिक करना है। नाउ रूल 1 एंड रूल 2 दोनों सिंक हो गए। अब हम सर्वर में आएंगे, अब दोनों सेम टाइम पे नहीं हो रहा है, पहले हमने क्लाइंट से हमने सिंक किया, अब क्लाइंट का जो भी डेटा है वो हमारा tally.net सर्वर पे चला गया है। अब हम क्या करेंगे, सर्वर वाला जो कंपनी है उस पे हम क्या करेंगे, एक्सचेंज यूज करेंगे। आप देखिए अभी तक यहाँ पर सर्वर में नो वाउचर्स इंटर्ड है, ठीक है, और RRR लिमिटेड में 2 अप्रैल है, ठीक है, सर्वर में कोई भी नहीं है। अब हम एक्सचेंज में जा रहे हैं, एक्सचेंज में हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज ऑल द डेटा, ये क्या करेगा, आपका सर्वर से डेटा को सिंक करेगा। ओके, so now you can see your server जो कंपनी है उसमें भी देखिए 2 अप्रैल तक डेटा आ गया है, ओके। तो डे बुक में जाके देख लीजिए सर्वर में, ओके। देखिए ये जो ट्रांजेक्शन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैपिटल एंड रेंट, ये सारे के सारे आपके सर्वर कंपनी में क्लाइंट से आ गया। क्लियर हुआ, एनी डाउट, एनीथिंग इफ यू वांट टू रिपीट, मैं आपको फिर से दोबारा बता सकता हूँ कैसे हमने किया, किस तरीके से ये होता है, एनी डाउट, एनी क्वेरीज। इज इट क्लियर किस तरीके से हुआ, क्या क्या स्टेप करना पड़ता है? या इट्स 100% ड्यूरिंग सिंक नेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, बिना नेट कनेक्शन के नहीं होगा। देखिए अभी जो हमने आपको बताया है वो हमने अपने ही लैपटॉप पे दो अलग अलग कंपनी करके दोनों में सिंक करके दिखाया, बट इट्स जब प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। प्रैक्टिकल में क्या है कि हेड ऑफिस, सपोज कीजिए कि एग्जांपल ले रहे, दिल्ली में एक कंपनी है हमारा, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसके ब्रांच ऑफिस लखनऊ है, उसके ब्रांच ऑफिस चंडीगढ़ है, उसका ब्रांच ऑफिस भोपाल भी हो सकता है, उसका ब्रांच ऑफिस कोलकाता भी हो सकता है, या कोई और जगह पे हो सकता है। अब मान लीजिए दिल्ली में हेड ऑफिस है, दिल्ली ने लखनऊ को फोन किया, कहा कि आपके यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग है उसको सिंक कीजिए,
ठीक है, आपके सारे अकाउंटिंग हमें अपने हेड ऑफिस के अकाउंट्स में चाहिए। तो क्लाइंट, वो हमारा क्लाइंट हो गया, क्लाइंट में सिंक किया और हमने क्या किया, उसको हमने भी अपने लेवल पे सिंक किया, तो लखनऊ का सारा डेटा हमारे दिल्ली के सिस्टम पे आ गया। तो इस तरीके से ये सिंक का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो जब भी हम सिंक करेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट होगा। तो प्रोसेस ऑफ क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन, इट्स क्लियर, समझ में आ गया कैसे? ओके, क्वेश्चन इज once we during sync net connection, okay, once we connected then can we do work in the same time? नहीं, जब आप सिंक चलाएंगे तब आप वर्क कैसे करेंगे, क्योंकि तब उस टाइम पे जैसे भी मान लीजिए आप जिस भी स्क्रीन में हो, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पर हैं वाउचर में, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, सिंक ऑन किया, ठीक है, सिंक ऑन किया। सो नाउ क्या होगा, एक नया स्क्रीन, अब इसमें काम आप नहीं कर सकते हैं जब तक ये सिंक कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये होने के बाद ये सिंक कंप्लीट हुआ तभी आप जाके इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके सर, इफ यू आर यूजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल एंड द यूजर इज नॉट अलाउड एक्सेस फॉर सिंक, व्हिच विल द ट्रांजैक्शन बी नो? आपको अगर सिक्योरिटी कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी में आपको एक्सेस अलाउ करना पड़ेगा, वो सिंक कर सकता है या नहीं। ओके सो एनी अदर डाउट? Any other doubt, any other queries, if you have? Synchronization process is clear, or shall I repeat it? Synchronize process जो मैंने किया वो क्लियर हो गया, कोई डाउट? वन मोर टाइम, ओके, आई एम रिपीटिंग इट। मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, फ्रेश कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें फिर से मैं कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके एंड इस ऑप्शन को फिर से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, दोनों कंपनी को पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, now again I'm going to create a one new company. So KKR is the company name, so KKR Limited. Okay, so this is server, हमने इसको सर्वर लिख लिया कि ये सर्वर हेड ऑफिस का कंपनी है एंड द स्टेट्स इज कर्नाटका। बाकी और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। देन जीएसटी को आप ऑफ कीजिए एंड यहाँ से आपका आ रहा है
enable tally.net सर्विस, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इसके बाद करना क्या है, Alt Z एक्सचेंज ऑप्शन, देन डेटा सिंक्रोनाइजेशन। डेटा सिंक्रोनाइजेशन में जाइए, क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कीजिए, यहाँ पर क्लाइंट आ रहा है, इसको सर्वर कीजिए। ओके, एंड एक्सेप्ट। टैली बंद होगा, फिर से चालू हो जाएगा। बस अब हमें करना क्या है, कंपनी को एक बार ओपन कर लेते हैं, KKR लिमिटेड सर्वर। नाउ एक और हम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट कंपनी KKR लिमिटेड client. Okay, again it is from Karnataka region and accept. Okay, अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से GST को नो करेंगे और बाकी ये तो ये से कोई जरूरत नहीं, इसको एक्सेप्ट कीजिए। हो गया क्लियर। नाउ अगेन हमें क्या करना होगा, इस क्लाइंट के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एक्सचेंज में जाके डेटा सिंक्रोनाइजेशन में client server rule configuration. Now it is client for this time, so client कर लिया and accept. Now accept. Okay, अब हम फिर से जाते हैं कि क्या सर्वर, select KKR client. क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, क्लाइंट में जाके हम कुछ एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर्स में गए, ठीक है, सबसे पहले F6 रिसीव्ड वाउचर, कैश टू कैपिटल, ओके, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश टू प्रिंटिंग indirect expenses, sorry, this is payment voucher. Okay, and 3rd of April one more, it is cash and advertisement expenses. ओके, तो इस तरीके से हमने 3 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो डे बुक में एक पेमेंट रिसीव किया, 2 पेमेंट की ट्रांजेक्शन में कर लिया। एंड इन द सेम टाइम अगर सर्वर कंपनी आप यहाँ पर देखोगे तो नो वाउचर्स इंटर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, 3rd स्टेप में एक्सचेंज में अगेन जाना है। एक्सचेंज में जाने के बाद क्लाइंट रूल क्रिएट करना है। सो क्लाइंट रूल पे क्लिक कीजिए, इंटर। तो रूल वन एंड दिस इज फॉर मास्टर एंड दिस इज ऑन डिमांड एंड ओके। कंपनी नेम ऑन सर्वर तो क्या है, KKR लिमिटेड सर्वर। So receive data or send data, so this is send data, and second rule is rule 2 and this is for transactions and this again on demand. Okay, company name on server KKR limited server. Okay, so now send data. So हमने 2 रूल क्रिएट किए।
दो रूल क्रिएट करने के बाद अब हमें करना होगा, दोनों कंपनियों को कनेक्ट करना पड़ेगा। सो कनेक्ट करने के लिए ऑल्ट के कनेक्ट ऑप्शन, कनेक्ट। सो क्लाइंट शुड बी कनेक्टेड और नॉट, तो कनेक्टेड, यहाँ पे इंटर, एक्सेप्ट एंड गिव योर ईमेल आईडी। जो भी ईमेल आईडी आपका टैली परचेस में दिया हुआ है, जिसमें tally.net कॉन्फ़िगर है, वो आईडी आपको यहाँ पर लेना होगा। ओके, नाउ अगेन ऑल्ट के कनेक्ट सर्वर। ओके, तो अब देखिए बोथ द कंपनीज नाउ कनेक्टेड। अब आपको करना क्या पड़ेगा, क्लाइंट में हम इसके कोई एक्सचेंज को चला लेंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज चलाएंगे तभी वो हमारे सर्वर के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। अब सर्वर में जाते हैं, सर्वर में हमें करना क्या होगा, एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर सर्वर रूल you need to activate it, activate। so rule 1 it should be activated, यहाँ पर आपका एक्टिवेट ऑप्शन आ जाएगा। एंड इसी तरीके से रूल 2 के लिए भी हमारे यहाँ पर एक्टिवेट रूल, यस। बस अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एक्सचेंज करना है, सिंक्रोनाइज। ओके, तो देखिए आ गया डेटा। तो नाउ क्लाइंट एंड सर्वर बोथ में, दोनों में ही 3 अप्रैल तक का डेटा सेम वही डेटा आ गया। ओके, सो दिस इज सर्वर, आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे ट्रांजेक्शन। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। Any doubt, any queries if you have? Okay, so now let's move to the conclusion. So क्या आज हमने देखा अपने आज के सेशन में? So data synchronization can be used to share and update data between 2 or more location. Okay, 2 or more location, including head office and branch office. So अभी जो हमने देखा यहाँ पर, हमने हेड ऑफिस के लिए एक अलग रूल था, सर्वर रूल हमने लगाया था, एंड ब्रांच के लिए क्लाइंट रूल लगाया था हमने, एंड दोनों लोकेशंस में डेटा को लेके देखा। तो बोथ द लोकेशन मस्ट हैव द सेम रिलीज ऑफ टैली प्राइम, दोनों लोकेशन में टैली प्राइम का सेम रिलीज था। डेटा ट्रांसमिटेड इन एन इंक्रिप्टेड एक्सएमएल फॉर्मेट ओवर एचटीटीपी। तो जैसे हम सिंक यूज स्टार्ट करते हैं, हमारा डेटा इंक्रिप्ट मोड पे सर्वर में चला जाता है, एंड उसी के बेस पे हमारा फिर टैली में वापस आता है। Any one of Tally Prime can be सर्वर और क्लाइंट। जब भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, एक कंपनी का जो सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे और एक में क्लाइंट कॉन्फ़िगर हमें करना पड़ेगा। ऑनलाइन एंड ऑन डिमांड आर द टू कॉमन मोड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सो मैक्सिमम जो सिंक्रोनाइजेशन होते हैं ये ऑनलाइन या ऑन डिमांड पे होता है। ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑनलाइन पे हमेशा दोनों सिस्टम को सेम टाइम पे नेट से कनेक्ट रखना पड़ेगा, एंड ऑन डिमांड में क्या होता है कि कोई भी एक आए अपना सिंक्रोनाइज चला दे, एंड दूसरा जब भी टाइम होगा उसके पास तो अपना सिंक्रोनाइज अलग से चला सकता है। तो जैसे वो सिंक्रोनाइज अपडेट करेगा, ऑटोमेटिकली डेटा का ट्रांसफर जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा। ओके, so this is all about today's session. So if you have any question, so this is Q&A session, you can ask.
So if you have, okay, no doubt. Okay, thank you. Uh, so, okay, so if you have no doubt, then we'll wind up the session. I hope this session is useful for you. Okay, so thank you. Thank you very much to join this session. Thanks a lot. So now we'll wind up the session.